स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रोटेशनल मोशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, जिसमें हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें की थी। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बॉडी के अंदर एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद बच्चों हम लोगों ने जब फॉर्मूले का कंपैरिजन किया था तो आपने नोटिस किया था कि हर फॉर्मूले में एक ऐसी क्वांटिटी थी जो कॉमनली एग्जिस्ट कर रही थी, जिसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसका नाम है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो वहां पे इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। बच्चों, इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था कि इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है या बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी की स्टेट में चेंज का अपोज करती है। मतलब बॉडी रेस्ट पे हो तो बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहती है, बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है। और अगर आप इसमें चेंज करते हो तो वो प्रॉपर्टी जो इस चीज का अपोज करती है वो क्या कहलाती थी? इनर्शिया। और आपको याद हो, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होता था उसका इनर्शिया भी कंपैरेटिवली दूसरी बॉडी से ज्यादा होता था। तो बच्चों, वहां पर हम लोग जो ने डिस्कशन किया था वो ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज था। यहां पर जैसा कि नाम है चैप्टर का रोटेशनल मोशन, तो यहां पर हम लोग इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिसकी वजह से वो बॉडी की रोटेशनल स्टेट में यानी कि रोटेशनल मोशन में चेंज का अपोज करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, आइए इसकी डेफिनेशन हम लोग रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी by virtue of which a body revolving about an axis opposing any change in rotational motion, वहां था ट्रांसलेशनल मोशन और यहां पे क्या है? अपोजिट। एनी चेंज इन रोटेशनल मोशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर जो लिखा हुआ है चेंज का अपोज करती है। अगर आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो उसमें चेंज अगर आप करना चाहोगे तो उस चीज का अपोज क्या कर रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, उसी का एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब फेरी में जाते हैं या किसी मेले में जाते हैं, छोटा सा झूला होता है जिसमें किड्स अपने जो झूला झूलते हैं, वो बच्चों झूला झूलने वाला ऐसा कुछ होता है। आपने क्या देखा है उसके अंदर कि अपन सबसे पहले बच्चों को उनकी सीट से बिठा देते हैं, फिर झूला झुलाने वाला क्या करता है? बच्चों, में उस झूले की बात करूं जिसके अंदर मोटर नहीं है, तो क्या वो हाथ से जब उस झूले को स्टार्ट करता है तो पहले खुद साथ के साथ झूले के साथ पूरा एक चक्कर लगा के घूमता है ताकि वो उस झूले को रेस्ट से मोशन में ला पाए। तो बच्चों सोचो, वहां पर जब रेस्ट से मोशन में आ रहा है, क्या वो मोशन रोटेटरी मोशन है? बिल्कुल सर। तो उसको अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो 100% मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका अपोज करेगा। इसका मतलब उसको ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे उसको मोशन में लाने के लिए। बिल्कुल सर। बच्चों, जैसे ही एक बार झूला मोशन में आ गया, उसके बाद वो झूला वाला एक जगह खड़ा होता है और सिर्फ अपने हाथ से एक बार मारता रहता है उसको, ताकि वो उस कांस्टेंट जो भी एंगुलर वेलोसिटी से चलता रहे। उसका मतलब उसको वहां पे एफर्ट कम करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो मोशन में था झूला, तो कौन से मोशन में था? रोटेटरी। उसके मोशन में चेंज को अपोज करने के लिए उसको उसी अगर ओमेगा से चले तो बहुत अच्छी बात थी, तो उसको बहुत कम एफर्ट रिक्वायर्ड थे। अब बच्चों, जब झूले के रुकने की बारी आती है, अपन कहते हैं कि भाई झूला रोक दो, तो क्या करता है झूला रोकने के लिए? क्या वो झूले को अपोजिट डायरेक्शन में हल्का हल्का सा धीरे धीरे पुल करता जाता है, पर क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाता है तो क्या एकदम से झूला रुक जाता है? नहीं। इसका मतलब उसको मल्टीपल बार उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। हाँ। इसका मतलब यहां पर भी झूला जब मोशन में था, रोटेटरी मोशन में था, उससे रेस्ट पर आने के लिए अपने को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। इसका मतलब वो उस चेंज को भी क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। तो बच्चों, जब भी कोई चीज का चेंज होता है तो उसका जो अपोजिशन करता है उसको क्या कहते हैं अपन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक इतना अच्छा एग्जाम्पल सुनने के बाद अब हम लोग एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन पर बात करते हैं जो डेली लाइफ में हम सब ने देखा होता है। बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड करता है। बच्चों, नोटिस कीजिए कि इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास होता था, मतलब केवल और केवल मास पर डिपेंडेंसी थी। पर यहां जब बात हम लोग कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों, इमेजिन कीजिए ये एलपीजी सिलेंडर हम लोगों ने डेली लाइफ में सभी ने देखा होता है। बिल्कुल। बच्चों, हम लोग यहां पर दो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं और उनको आप इमेजिन करके आंसर दीजिएगा। बच्चों, मानकर चलिए गैस एजेंसी है और वहां पे दो बॉयज हैं, कह सकते हैं दो डिलीवरी बॉयज हैं, और उनको बिल्कुल आइडेंटिकल सिलेंडर दे दिए गए हैं जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई है, यानी कि दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर हैं, मतलब दोनों में मास सेम है।
और बोला गया, दोनों जो बॉयज हैं उनको बोला गया कि आप दोनों को ये जो सिलेंडर है वो एक पर्टिकुलर जगह पे डिलीवर करके आना है। तो बच्चों दोनों ने अपना अपना सिलेंडर उठाया और उसको डिलीवर करने के लिए चले गए। अब डिलीवर करने के लिए उन्होंने सिलेंडर को घर तक पहुंचाने का जो तरीका अपनाया वो अलग अलग है। बच्चों वो दोनों तरीके हम लोगों ने खुद ने भी परफॉर्म किए होते हैं, इसलिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एक जो बॉय है उसने क्या किया, सिलेंडर को ग्राउंड पे रखा, जैसे यहां रखा हुआ है, और जैसे ही ग्राउंड पे रखा तो बच्चों आप सभी ने नोटिस किया है कि सिलेंडर को ग्राउंड पे रखा और उस पर किक करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हम लोग किक करते हैं तो ये क्या करता है, इस तरह से रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है। बच्चों कितना आसान तरीका है कि सिलेंडर को ग्राउंड पे रखा और उसको किक करते चले गए तो वो इस तरह से मूव करते हुए आगे की तरफ चलता रहता है। तो बच्चों जब ये रोटेट हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इसके बीचों बीच पास हो रहा है और इसके अबाउट ये इस तरह से रोटेट करता हुआ जाता है। बिल्कुल। और दूसरा जो बॉय है उसने क्या किया, इसी को सिलेंडर को डिलीवर करने का दूसरा तरीका अपनाया। बच्चों हम लोग नोटिस करते हैं ना, जैसा हम लोग करते भी हैं कि एक कॉर्नर पे अपना हाथ रख देते हैं जैसे कि एक्सेस ऑफ रोटेशन, और उसके बाद सिलेंडर को ऐसे ऐसे घुमाते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों सोच के देखिए कि सिलेंडर का दोनों का मास सेम है पर दोनों को रोटेट करने के तरीके अलग अलग हैं। एक को ग्राउंड पे रखा, किक कर दिया, वो पहुंच गया। एक ने क्या किया, हाथ अपना कॉर्नर पे रखा और सिलेंडर को ऐसे घुमा के रखा। तो क्या लगता है बच्चों, दोनों सिलेंडर्स में से किस में एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे? इस वाले केस के अंदर ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसमें हमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू दिस। उसका कारण है, तो दिमाग में एक पहला क्वेश्चन आता है, सर मासेस तो दोनों के सेम थे, फिर एफर्ट इसमें ज्यादा क्यों करने पड़े? तो आंसर आता है कि ऑब्वियस सी बात है, मास सेम है पर दोनों के एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों अलग अलग है। एक का एक्सिस जो है वो बिल्कुल बीचों बीच पास हो रहा है और एक का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सिलेंडर के कॉर्नर से पास हो रहा है, जहां हम लोग अपना हाथ रखते हैं सिलेंडर को घुमाने के लिए। बिल्कुल। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें मास दोनों का सेम है पर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, तो अब बात करते हैं कि इन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बच्चों इमेजिन कीजिए कि ये जो एक्सिस है, यहां से अगर हम लोग मास पार्टिकल्स की बात करें तो कुछ मास पार्टिकल जो है वो पास है, कुछ थोड़े से दूर है, कुछ और दूर है, कुछ और दूर है और कुछ बहुत दूर है। ऐसे पूरे सिलेंडर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों ये मास पार्टिकल्स अगर हम लोग नोटिस करें तो सबकी डिस्टेंसेस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है। ये वाला मास पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबसे ज्यादा दूर है और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, r। बिल्कुल। और दूसरे पार्टिकल्स जो होंगे उनका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो r के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है। बट अगर हम लोग इस सिलेंडर की बात करें तो बच्चों अगर ये पूरी रेडियस यहां पर मैंने कंसीडर कर ली थी या पूरी डिस्टेंस मैंने r कंसीडर कर ली थी, तो अगर ये एक्सिस बीचों बीच पास हो जाए तो ये जो कॉर्नर पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में अगर ये r थी तो ये कितनी हो जाएगी, r/2। मतलब मास पार्टिकल ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम है, पर इस मास पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अगर r है तो इसकी कितनी हो गई, r/2। मतलब यह हुआ कि दोनों के मास पार्टिकल इक्वली डिवाइडेड हैं, पर उन मास पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या बोलने में आता है कि यहां जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस से दूर दूर है और यहां जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के पास पास है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज इस सिलेंडर के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ज्यादा होगा तो यहां पर इसकी रोटेशनल स्टेट में चेंज करने के लिए एफर्ट भी ज्यादा करने पड़ेंगे। और इसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो इसकी चेंज करने के लिए हमें एफर्ट कम करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई इन जनरल डेली लाइफ में सिलेंडर को ग्राउंड पे रख के किक करना सबसे ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू दिस मेथड। अब इन्हीं एग्जांपल्स को बच्चों आगे हम लोग पिक करते हैं और मैथमेटिकली बात करते हैं कि अब किसी बॉडी के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल with respect to an axis of rotation is equal to the product of its mass and square of its distance from the rotational axis। तो बच्चों जैसा इसके अंदर बोला हुआ है, सर ने क्या समझाया था आपको कि मास पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो मैटर करता है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं तो एक पार्टिकल का मास m है, उसका इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, r। तो बच्चों उस केस के अंदर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखना कि मास पार्टिकल का जो अपन ये डिस्टेंस ले रहे हैं कहां से लेना चाहिए, एक्सिस से।
बिल्कुल। तो सर यहाँ पर जैसा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये जो डिस्टेंस लिया है वो एक्सिस से लिया है, तो कई बार बच्चों का एक डाउट होता है कि सर हम लोगों को क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये वाला जो पार्टिकल है वो इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूम रहा है। बिल्कुल। और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो ये वाली दी गई है और इस डिस्टेंस का नाम रखा है r और ये एंगल दिया है थीटा। तो क्या इस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr² ही लिखना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात को समझ गया, मैं वही कैरी फॉरवर्ड कर रहा था सर। ध्यान दीजिएगा कि बच्चों, सर ने जो बात पूछी है बहुत अच्छी बात पूछी है और इसको बहुत ढंग से ध्यान रखना। ये जो अपन r लिखते हैं, ये r वो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है जो मास पार्टिकल का एक्सिस से होता है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बच्चों, मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये जो एंगल बनना चाहिए एक्सिस और इस डिस्टेंस के बीच में, वो कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। तो बच्चों, अगर 90 डिग्री एंगल होगा तभी आप इसको r कंसीडर करोगे। जैसा सर ने कहा कि सपोज मास पार्टिकल यहां पर है और ये आपको r दे रखा है, तो बच्चों उस केस के अंदर आप यहां पर ये वाला डिस्टेंस चेक करोगे। तो अगर ये r है तो बच्चों देखो ध्यान से, ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा r cos थीटा, ये हमें कंसीडर नहीं करना, पर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। तो बच्चों क्या अब एक्सिस और इस डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। और साथ साथ ये मास पार्टिकल है, तो बच्चों मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा m इंटू r sin थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर एक मास पार्टिकल है तो उस एक मास पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस होगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, उसका स्क्वायर। बच्चों यहां से एक बात और क्लियर होती है कि अगर ये r की वैल्यू जो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो वैल्यू बड़ी होगी तो ऑब्वियसली बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा। या फिर दूसरा सोचने का तरीका कि r तो वही है पर मास बढ़ गया, तो इस केस में मास के ऊपर भी डिपेंडेंसी आ रही है। और बच्चों तीसरा तरीका हो सकता है कि इनिशियली इस एक्सिस के पास कम मास हो और दूर ज्यादा मास हो, या फिर इसका वाइस वर्सा, एक्सिस के पास ज्यादा मास और दूर कम मास। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या कह सकते हैं किस किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहला केस मास, दूसरा केस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और तीसरा केस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब डिपेंड करता है कि हैवियर मास एक्सिस के पास है या हैवियर मास एक्सिस से दूर है। अगर दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर हैवियर मास एक्सिस के पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स वही चीज जैसा कि यहां पर सर ने आपको बताया, यहां पर लिखा हुआ है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr² वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ये तो हो गया हमारे पास एक पार्टिकल का क्वेश्चन कि अगर एक पार्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए। बिल्कुल। पर बच्चों यहां पर अब हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मल्टीपल पार्टिकल्स के मिलेंगे, जैसा कि अपना नेक्स्ट पॉइंट है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट ये जो तीन पार्टिकल्स हैं इसका हमें एक सिस्टम दिया गया है कि आपका सिस्टम जो है वो तीन पार्टिकल्स का है और ये सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि जब भी सिस्टम हमारा रोटेट करेगा तो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करते हैं। तो बच्चों इमेजिन कीजिए अगर ये m1 है तो इसका सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से हो रहा होगा, m3 का सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से हो रहा होगा और m2 का भी सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से हो रहा होगा। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जैसा सर ने आपको अभी अभी सिखाया कि अगर मुझे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और उन सबको फिर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये मास m1 है और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितनी नजर आ रही है? r1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1²। इसी तरह से बच्चों यहां पर एक्सिस से m2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, तो दूसरा हो गया m2 r2² एंड सिमिलरली इसका हो गया m3 r3²। और इसके अलावा और भी कोई पार्टिकल्स होते तो हम उन सबको ऐड करके अपने सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते थे। बच्चों यहां पर इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन गया? समेशन ऑफ mr²। मतलब मीडियम में या कह सकते हैं सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं उन सबके इंडिविजुअल mr² का समेशन यानी कि उनका एडिशन। बिल्कुल सर। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है हमारे पास mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग एक सिंपली टर्म लिखें कि ये mr² है तो बच्चों m क्या हो गया? kg और r क्या है? डिस्टेंस, जिसकी यूनिट हम लोग क्या लेंगे ऐसा ही सिस्टम में मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर। और बच्चों डायमेंशंस की बात करें तो m1 L2 T0 ये हो गया इसके लिए इसकी डायमेंशंस।
बच्चों नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। पहला पॉइंट एज इट इज मास ऑफ द बॉडी, बिकॉज फॉर्मूले के अंदर ही m आता था। दूसरा पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, अपन ने क्या डिस्कस किया था, अगर हैवियर मास एक्सिस के पास हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, अगर हैवियर मास एक्सिस से दूर हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे सर ने आपको एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, क्या वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो थी अलग अलग थी। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मास से दूर हो गई मतलब आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मास पार्टिकल्स के पास में होगी तो आर कम हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। तो सर यहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए बच्चे एक जनरली डाउट रखते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है सर ये। बिल्कुल सर। मानकर चलिए सर कि यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, ठीक है, और बॉडी जो हमको दी गई है वो कुछ इस तरह से, मानकर चलिए कि यहाँ पर एक रॉड है और सेम लेंथ की, सेम मास की, सेम लेंथ और सेम मास की एक और रॉड दी गई है और ये दोनों साथ साथ रोटेट कर रही है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि इस रॉड की हाफ लेंथ यहाँ पर वुड से बनी हुई है, ठीक है सर, और यहाँ भी हाफ लेंथ वुड से बनी हुई है। ओके। जबकि क्वेश्चन में आगे पॉइंट में दिया गया है कि अगला हाफ जो है वो आयरन से बना हुआ है और यहाँ भी इसका एक पार्ट आयरन से बना हुआ है। मतलब कि क्वेश्चन में यह है मास सेम है, लेंथ सेम है, एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, पर क्वेश्चन ऐसा रखा जाता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका I2 है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग, दोनों का अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? सर क्या यहाँ पर ये वुड और आयरन बिल्कुल L/2 का है? बिल्कुल सर, बिल्कुल L/2 का इक्वल है, मतलब ये भी L/2 हम लोग कंसीडर कर लें और ये भी L/2 कंसीडर कर लें। ओके। बच्चों ध्यान दीजिएगा बात पे, सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है। क्या अपने को मालूम है दोनों की लेंथ सेम, पर वुड की जो मास डेंसिटी होती है वो कम होती है विद रिस्पेक्ट टू आयरन। इसका मतलब आयरन की मास डेंसिटी ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल मास m है तो उसका मेजर मास आयरन की साइड होगा। बिल्कुल सर। और जो लाइटर मास होगा वो वुड की साइड होगा। क्या यहाँ पर जो बड़ा मास है आयरन वाला वो पहले वाले पार्ट में एक्सिस से दूर है और यहाँ पर जो हैवियर मास है आयरन वाला वो एक्सिस के नजदीक है। इसका मतलब ऊपर वाले केस के अंदर आर की वैल्यू बड़ी है। बच्चों मैं हैवियर मास देख रहा हूं बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैवियर मास के कारण ज्यादा चेंज होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आर है वो बड़ा है, यहाँ पर जो आर है वो कैसा है, छोटा है। इसका मतलब 100% अपन बात कह सकते हैं कि मास आयरन के तो सेम है, बट एक में आर बड़ा और एक में आर छोटा, तो 100% I1 की वैल्यू बड़ी होगी विद रेस्पेक्ट टू I2। तो कहीं ना कहीं सर हम लोग सेकंड पॉइंट से इसको मैच कर सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पे वो डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। इस डिस्कशन के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, लिखा हुआ है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट अस कंसीडर बच्चों कि यहां पर ये दो पार्टिकल्स हैं और दो पार्टिकल एक लाइट रॉड से जुड़े हुए हैं। लाइट रॉड का मतलब है मासलेस रॉड, उससे जुड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दिया है 1 मीटर और इनके इंडिविजुअल मासेस हैं 1 kg एंड 2 kg। ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि मिड पॉइंट से पास हो रहा है। दैट्स व्हाई ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, 0.5 या हाफ मीटर। और मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो मुझसे बोला गया कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे। तो बच्चों आंसर दीजिए, इस सिस्टम के अंदर कितनी बॉडीज हैं, 2। तो अगर सिस्टम के अंदर 2 बॉडीज हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का इंडिविजुअली लिखना होगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। बच्चों 3 होते तो क्या जुड़ जाता है, m3r3 स्क्वायर। बच्चों m1r1 स्क्वायर की बात करें तो इसका मास कितना है 1 kg और इसकी डिस्टेंस कितनी है 0.5। तो सर इसको हाफ मीटर लिख देते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों ये जो मास है वो कितना है 2 kg और इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी हाफ, क्योंकि एक्सिस जो है वो बीचों बीच है। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 2 × 1/4 हो जाएगा। बच्चों तो आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 3/4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a given system if axis is perpendicular to plane and passes through the center of mass of system। बच्चों जैसे सेंटर ऑफ मास वर्ड आया, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट अब सेंटर नहीं है, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो बच्चों अगर ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो अपन मान लेते हैं कि कुछ ऐसे ही ये दोनों पार्टिकल्स घूम रहे होंगे, पर अपना मेन काम क्या है यहाँ पर कि इन मास पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। बच्चों यहाँ पर तो अपन को दोनों का बीच का डिस्टेंस दे रखा है ना, अपने को ये नहीं बता रखा कि इनके इंडिविजुअल डिस्टेंस कितने हैं। तो बच्चों अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देख लीजिए ये ओरिजिन है,
मैं सेंटर ऑफ मास वाली बात कर रहा हूं। अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से अगर ये m1 मानता हूं और इसको r1 बोलता हूं तो ये m2 और ये r2 होगा। बिल्कुल सर। बच्चों याद करो अपन ने सीखा था सेंटर ऑफ मास के अंदर कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 अगर आप सेंटर ऑफ मास पर ही क्या अज्यूम कर लेते हो, ओरिजिन। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम आएंगे। तो बच्चों ये 1 kg m1 की वैल्यू, इसका ये r1 को r1 लिख देता हूं। सिमिलरली ये 2 kg और सो क्या लिख दिया मैंने, r2। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां से मेरे पास क्या आया, r1 इज इक्वल टू 2r2। तो बच्चों अगर r1 इक्वल टू 2r2 आया है तो पहचानो इसको मैंने r1 माना, इसको r2 माना। बताओ r1 और r2 का एडिशन किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आई कैन इजीली से r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 1 मीटर। r1 इज 2r2, यहां पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू 1। तो बच्चों यहां से क्या, r2 इक्वल्स टू 1/3 मीटर आ गया। अगर r2 1/3 यहां पुट कर दो तो r1 की वैल्यू 2/3। वही सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हेवियर मास। बिल्कुल सर, वही आया है। तो बच्चों यहां से मेरे को r1 मिल गया, r2 मिल गया। अब तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकते हो। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दूंगा, I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब बच्चों m1 की वैल्यू 1 kg, r1 की वैल्यू 2/3, 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 kg इंटू 1/3 का स्क्वायर। बच्चों यहां से आएगा 4/9। बिल्कुल सर। यहां से 1/9 इंटू 2, इसका ना 2/9। तो बच्चों यहां से 4/9, यहां से 2/9, दोनों का एडिशन करना है, दैट इज 6/9। और बच्चों इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये जाएगा 2/3 kg मीटर स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, अब नया क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया है उसमें लिखा हुआ है 3 पार्टिकल्स each of mass small m are placed on the vertices of an equilateral triangle of side length L। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड लेंथ सेम होंगी, तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टी इसको पढ़ते ही हमें ध्यान में आ जानी चाहिए। बिल्कुल सर। देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट। सबसे पहला है वन साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन एज द एक्सिस। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का पर्पस क्या है, पहले उस पर बात करें। जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पर ऐसे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, तो ऐसे इस क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स है और हम उन सभी पार्ट्स को जब सॉल्व करेंगे तो आपको हर एक पार्ट का रिजल्ट लिखकर यह आइडेंटिफाई करना है कि इस सिस्टम का कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा आता है या सबसे कम आता है। क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया उस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेटरी मोशन में चेंज करने के लिए अपोज सबसे ज्यादा ये क्वांटिटी करेगी, और जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया मतलब उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है या उसमें चेंज करना है, इसमें सबसे आसान पड़ेगा। तो वही चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अब बच्चों यहां पर बोला क्या है, किसी भी एक साइड को एक्सिस मान ले तो वो अपनी चॉइस है। तो मानकर चलते हैं कि हम लोगों ने इस वाली साइड को एक एक्सिस की तरह ट्रीट कर लिया है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये सिस्टम रोटेट कर रहा है तो बच्चों सोच के देखें कि इनमें से वो कौन से पार्टिकल हैं जो सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे। ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल जो एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। बच्चों याद है ना ये पॉइंट के ऐसे पार्टिकल जो एक्सिस पर लाई करते हैं वो सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे। तो बच्चों अगर इस सिस्टम को घुमाया जाए तो ये हो गया हमारा एक्सिस, तो केवल एक ही पार्टिकल इसके अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा और ये वो पार्टिकल होगा जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट ऐसे। बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर ये पार्टिकल का मास हम लोग स्मॉल m कंसीडर कर लें तो आंसर दीजिए। हमें सर ने सिखाया था कि m के बाद हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये लेंथ कितनी होती है L, ये एंगल कितना होता है 60। तो अगर मुझे ये वाली लेंथ पता करनी है तो बच्चों L के कंपोनेंट कर लो, ये हो जाएगा L cos 60 और ये हो जाएगा L sin 60। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी L sin 60, sin 60 √3/2, तो ये हो जाएगा √3L/2। तो बच्चों अब हमें एक ही पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है m और डिस्टेंस आई है उसकी √3L/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया mr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर करोगे 3mL²/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, जिसमें एक्सिस को एक साइड की तरह कंसीडर किया है। तो सर अगर मैं एक्सिस को इसकी जगह यहां लेता या यहां लेता तो आंसर में कुछ सेम ही आंसर आता, तब भी दो पार्टिकल एक्सिस पर ही लाई करते और उस एक्सिस से तीसरे पार्टिकल की डिस्टेंस यही होती, दैट इज √3L/2। ओके, थैंक यू सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बच्चों सोच के देखो, यहां पर क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन था वो तो सेम ही है, 3 पार्टिकल वाला, पर यहां पर बोला है एक एक्सिस जो कॉर्नर से पास हो और परपेंडिकुलर टू प्लेन हो। बच्चों कॉर्नर अपने पास 3 है, 1 2 3। आप किसी भी एक कॉर्नर पे एक एक्सिस ले लो, तो वो ऐसी एक्सिस हो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। मान लो ये पेन मैंने रख दिया,
तो क्या ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस आपको वही शो कर रहा है कि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, और मान सकते हो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्सिस जेड एक्सिस पे होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने पेन जो रख दिया, इस पेन के अबाउट ये एक्सिस है, तो अगर इस पेन के अबाउट ये एक्सिस है, इसके अलोंग है, तो ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं क्या इस एक्सिस से सेम एल लेंथ और एल लेंथ दूर है? बिल्कुल। अगर मैं इसका मोशन को ऑब्जर्व करूं तो ये दोनों पार्टिकल इस सर्कल पे ऐसे गोल घूमते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब इनका इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन होगा। अब बच्चों अपने को निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर वापस मैंने जो एक्सिस कंसीडर करी बच्चों वो यही है, और इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल को मैं m1 कह देता हूं जिसका मास m है, जिसे क्वेश्चन में दे रखा था, इसको m2 कह दिया जिसका मास भी कितना है m। तो बच्चों सोच के देखो, मैंने ये जो पेन रख रखा है, इस पेन से जो ब्लैक लाइन दिख रही है क्या इस पेन के परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल सर, परपेंडिकुलर। बिकॉज सर एक्स वाई प्लेन पर कोई भी लाइन हो वो जेड एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बच्चों ध्यान रखना, एक्स वाई प्लेन पर कोई भी लाइन हो वो जेड एक्सिस के हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो बच्चों क्या इस m1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? l फ्रॉम दिस एक्सिस, एंड m2 का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? l। तो बच्चों मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख दूंगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m1 की वैल्यू m, r1 की वैल्यू l का स्क्वायर, m2 की वैल्यू m और r2 की वैल्यू भी l स्क्वायर। यहां ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा? 2 ml स्क्वायर, और वही यूनिट kg मीटर स्क्वायर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसका ये दूसरा पार्ट था। अब तीसरे पार्ट पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है एन एक्सिस पासिस थ्रू या पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ वन साइड। मतलब एक ऐसा एक्सिस जो किसी एक कॉर्नर से पास हो रहा हो, और लिखा हुआ है राइट बाइसेक्टर ऑफ वन साइड। बच्चों राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट का मतलब जैसे राइट एंगल होता है, ऐसे ही हम लोग यहां पर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों बाइसेक्टर से आपको क्लियर हो गया, जो एक्सिस को दो जो साइड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा हो, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा हो। और राइट बाइसेक्टर मतलब वो जो कट कर रहा हो तो वो साइड के परपेंडिकुलरली कट कर रहा हो। तो बच्चों हम लोग उस एक्सिस को यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसा हो सकता है। तो बच्चों ये एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया, ये हमने कंसीडर किया। आप चाहें तो यहां से एक पॉइंट से, जैसे लिखा हुआ है ना पासेस थ्रू वन कॉर्नर, तो एक कॉर्नर से पास होते हुए इसको राइट बाइसेक्ट कर सकता है, इससे पास होते हुए इसको भी राइट बाइसेक्ट कर सकता है। तो कोई भी एक्सिस ले लो, आंसर तीनों से सेम आएंगे। बिल्कुल। तो बच्चों अगर इस एक्सिस की बात करें और मानकर चले सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आंसर दीजिए इसमें कितने पार्टिकल हैं जो इस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं? एक। मतलब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। और जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे बच्चों, उसकी एक्सिस से अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो कितनी नजर आ रही है? l/2। कारण क्योंकि एक तो ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस भी कितनी? l/2, और ये भी कितनी हो गई? l/2। तो बच्चों यहां से अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो सिर्फ दो पार्टिकल्स का हमें लिखना है, m, इसकी भी डिस्टेंस l/2 का स्क्वायर, और दूसरे पार्टिकल का भी डिस्टेंस कितना होगा? l/2, और mr स्क्वायर होता है इसलिए l/2 का स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो बच्चों ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 4, यानी कि 2ml स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिस थ्रू वन कॉर्नर एंड राइट बाइसेक्ट कर रहा है किसी एक साइड को। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है इसका, एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ वन साइड। बच्चों यहां पर ध्यान देना, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड एक्सिस। इसका मतलब वो एक्सिस जेड एक्सिस पे लाई कर रही है, पर साथ के साथ वो एक साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब उस साइड के बिल्कुल बीचों बीच होगी। तो बच्चों के पास तीन साइड है, 1 2 3। आप किसी भी एक साइड के बीचों बीच उस एक्सिस को मान लो, और ऐसा मान लो जो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो। तो बच्चों अपन मान लेते हैं कि वो जो एक्सिस होगी वो यहां पर है। इसका मतलब ये जो क्रॉस शो कर रहा है, वो क्रॉस ये बता रहा है कि अगर मैं पेन यहां रख देता हूं तो ये पेन मेरी एक्सिस के अलोंग है, और ये पेन साथ के साथ इस साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड भी कर रहा है, और 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर है, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर इस पेन के अबाउट ढंग से देखें तो क्या पेन के अबाउट से ये वाला मास कितना दूर है? l/2। ये वाला मास कितना दूर है? l/2। पर बच्चों ये वाला मास की जो दूरी है ये कहीं ना कहीं सर ने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी क्लियर करी थी। तो बच्चों उसी को मैं वापस समझा रहा हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक का देखूं तो ये कितना हो गया? l/2। यहां पर देखें तो कितना हो गया? l/2। और बच्चों याद करो फर्स्ट पार्ट के अंदर सर ने समझाया था दिस इज इक्वल टू √3 l/2।
तो बच्चों इस एक्सिस के, जो मेरी पेन है ये एक्सिस है, इस एक्सिस के तीनों ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास कितने मास हो गए? 3 मास। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं I is equals to for 3 masses, पहला मास मैं मान लेता हूं बच्चों इसको, तो m, तो m इंटू इसका डिस्टेंस √3 L/2 का स्क्वायर, प्लस सेकंड मास मान लेता हूं इस वाले m को, तो ये हो जाएगा m इंटू L/2 का स्क्वायर, और बच्चों तीसरा मास है ये वाला, तो इसको लिख देता हूं m इंटू L/2 का स्क्वायर। बच्चों ये सिंपल आपने लिख दिया, सॉल्व करना बस, और कुछ नहीं करना। क्या यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3, तो ये बन जाएगा 3L²/4, यहां बन जाएगा mL²/4, यहां बन जाएगा mL²/4, तो 3mL²/4 mL²/4 mL²/4 5mL²/4, और बच्चों यूनिट आप जानते ही हैं, केजी मीटर स्क्वायर। बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया है एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। बच्चों अगेन एंड अगेन आपको सर बता ही रहे हैं कि ये मानकर चलिए पूरा सिस्टम एक्स वाई प्लेन में है, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो कहां पर होना चाहिए? जेड के अलोंग, मतलब कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और बोला गया पासिस थ्रू सेंट्रॉइड। तो बच्चों अगर सेंट्रॉइड हम लोग मानकर चले तो ये एक सेंट्रॉइड हो सकता है, ये लोकेशन, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा हमको दिया गया है। बिल्कुल सर। तो अगर हम लोग उस एक्सिस को कंसीडर कर ले तो ऐसा हमने वो एक्सिस नोटिस किया कि ये एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि तीनों ही पार्टिकल एक्सिस पर लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब तीनों की तीनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। और अब हमें क्या देखना है कि तीनों पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, कौन सी वाली? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल। तो बच्चों अगर ये z है तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो z के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये लाइन एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है जो z के हमेशा परपेंडिकुलर। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए बच्चों, तीनों ही लेंथ जो होगी वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल सर। अब बच्चों हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर ये वाला पास हमारे पास सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड से इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? L/√3। और बच्चों ये L/√3 है तो ये भी और ये भी कितनी होगी? L/√3, क्योंकि सेंट्रॉइड है तो हर एक पार्टिकल इक्वली डिस्टेंट पे है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए यहां पर कितने पार्टिकल्स हैं? 3। कितने mr² लिखने हैं तीनों पार्टिकल के? तो मैंने लिख दिया mr² प्लस mr² प्लस mr²। कितनी बार? 3 बार mr²। और r हर एक पार्टिकल का सेम है, इसलिए मैं सबको कंबाइन करके लिख सकता हूं 3 बार mr²। r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? L/√3, और ये हो गया होल स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट बच्चों ये क्या हो जाएगा? L²/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा ml²। तो ऑब्जर्व किया बच्चों आपने कि हम लोगों ने एक ही सिस्टम के 5 अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए, और आपने सबसे पहला कैलकुलेशन किया था जिसमें आया था 3ml²/4। फर्स्ट वाले में कितना आया था? 3ml²/4। इसके बाद जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया बच्चों, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, उसमें अलग अलग कैलकुलेशन की। तो अब आपको उन पांचों रिजल्ट्स में एनालाइज करना है कि वो कौन सा एक्सिस था जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा आया और किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आया। बिल्कुल। जिसके अबाउट सबसे ज्यादा आएगा मतलब उस एक्सिस के अबाउट एक सिस्टम को रोटेट कराने में सबसे ज्यादा हमें एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो हमने क्या नोटिस किया? एक ही सिस्टम का अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है। जैसा कि सर ने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन वहां पर कितनी है। बिल्कुल।